नमस्कार, मैं नीलांशु रंजन, आप देख रहे हैं सिर्फ सच। आज की बहस का मौजू है बहुरूपिया कौन, कोरोना या कोई और इस बहस को हम आगे बढ़ाएं इसके पहले हम अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ हैं असफर शमसी जी, भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज इस बहस में। असित नाथ तिवारी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और हमारे साथ हैं मनीष जी, आईटी वॉरियर, आईटी एक्सपर्ट और फेसबुक पर सियासी मुद्दों को लेकर बहुत ही एक्टिव रहते हैं। बहुरूपिया कौन स्पष्ट है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि एक अज्ञात शत्रु, कोरोना को लेकर उन्होंने कहा था अज्ञात शत्रु जो है वो बहुरूपिया का रूप धारण कर रहा है, अलग अलग रूप धारण कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि कोरोना को लेकर उन्होंने बहुरूपिया कहा, लेकिन जो मुख्तलिफ बयान जो आ रहे हैं नेताओं के, अलग अलग नेताओं के जो बयान आ रहे हैं और अलग अलग रंग में, अलग अलग तरीके में जो मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बहुरूपिया से कम नहीं है। मसलन त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने एक बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दे दिया। उन्होंने ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि कोरोना भी एक प्राणी है, उसे भी जीने का हक है। जिस तरह से हमें जीने का हक है उस तरह से कोरोना भी प्राणी है, हम उसको भी जीने, और हम उसके पीछे पड़े हुए हैं। अजीब ढंग से हम लोग पीछे पड़े हुए हैं। हम लोगों को हिंसात्मक नीति अपनानी चाहिए। अब ये बयान अपने आप में इतना हास्यास्पद है कि मुझे लगा कि पता नहीं वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, और देश के आला कमान, देश के आला नेताओं ने उन्हें झिड़की भी नहीं लगाई। तो इस बहस को हम आगे बढ़ाने के सबसे पहले असफर शमसी साहब के पास में आऊंगा और आगे मैं कुछ बयानों को मैं लेकर आऊंगा। तो असफर शमसी साहब कैसे लेते इस बयान को जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा? असफर साहब। देखिए, सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। ये डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड ऑफ द, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। तो इसमें कोई भी बात लोग बोल सकते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है ये देखने की जरूरत है। लेकिन किसी के बयान देने पर हम रोक नहीं सकते हैं अनटिल और अनलेस कि वो कानूनी दृष्टिकोण से गलत नहीं। उन्होंने बयान दिया जी, उन्होंने मान लिया बयान दी। अगर आप इसको धार्मिक नजरिए से भी देखेंगे तो आप देखेंगे जो बहुत महात्मा होते हैं, जो बहुत सारे ऋषि मुनि होते हैं, पीर फकीर होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई अगर आपके शरीर में कोई कीड़ा है और आप दवा खाते हैं और दवा खाने से वो कीड़ा मर जाता है, तो ये भी हत्या है। जी। तो कहने का मतलब है कि ये अलग अलग अप्रोचेस हैं, अलग अलग दृष्टिकोण है। तो असफर साहब, सबसे पहले असफर साहब मुझे ये बताइए, या तो हम बिल्कुल हम जो है जैन धर्म को अपना लें कि भाई एक भी चींटी तक को हम नहीं मारेंगे। सबसे ये इतना इरेशनल है, इरेशनली नहीं, मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही मतलब जो है अगर आप, मैं मुआफी के साथ में कहना चाहूंगी, बहुत ही मतलब जो है शर्मिंदगी से भरा हुआ बयान है कि लोग जब आज पूरा देश जब श्मशान घाट पर तब्दील हो रहा है, बरघट पर तब्दील हो रहा है, लोग लगातार मर रहे हैं, सांसें उखड़ रही हैं, ऐसा कोई घर नहीं है जहां से लाश नहीं निकल रही है, लोग मर रहे हैं, और आप कहते हैं किसी भी जीने का हक है। यानी कि आज जब पूरी दुनिया जब लगी हुई है कोरोना वायरस का टीका बनाने में, टीकाकरण करने में, दवाइयां खोजने में लगे हुए हैं, हमारे देश में लगे हुए हैं, सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, आपके प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं, और तब ये बयान देना, तो क्या ये अपने आप में क्या मजाक नहीं है? क्या लगता है आपको असफर साहब? इतने लोग मर रहे हैं। असफर साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, अब आ रही है जी, रुक गई थी जी जी, बोलिए जी। मैं असफर साहब ये कह रहा था कि ये अपने आप में इतना इरेशनल ये बयान है, और मैं ये कह रहा था ये बहुत ही शर्मिंदगी भरा बयान है कि जब आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग जब मर रहे हैं, लगातार मर रहे हैं, लाशें निकल रही हैं घर से, ऐसा कोई घर नहीं है कि एक एक घर में तो दो दो तीन तीन चार चार लोग मर चुके हैं, उनके सदस्य मर चुके हैं, सांसें उखड़ रही हैं, गंगा में लाशें तैर रही हैं, स्मशान घाट में तब्दील हो गया है, और उसमें ये बयान देना, या आपको ये लगता नहीं कि ये बहुत ही गैर वाजिब, बहुत ही मतलब गैर जिम्मेदाराना ये बयान है, और इस पर झिड़की लगानी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को कहना चाहिए था कि आप ये गलत बयान दे रहे हैं? असफर साहब, देखिए, मैंने पहले ही आप, उन्होंने क्या बयान दिया, क्या उसकी सार्थकता है, ये एक अलग बात है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आज पूरी दुनिया में ये महामारी है, और ये पूरी दुनिया में है, भारत में है, और हर एक प्रदेशों में है। तो इसमें हमें इन बातों में नहीं पड़ के हमको पॉजिटिविटी निकालनी चाहिए।
निगेटिविटी नहीं निकालनी चाहिए, तो बल्कि पॉजिटिविटी, जब निकालने की बात आप कह रहे हैं, अगर यही बयान राहुल गांधी दे देते तो आपके भाजपा और आपके आईटी सेल वाले पप्पू कहते उनको, जो वो करते आए हैं। देखिए, मैंने पहले कहा कि ये डेमोक्रेसी है और उनके बयान को कोई हम तस्दीक नहीं कर रहे हैं। जब आप राहुल गांधी के किसी बयान को उठा लेते हैं, आपके आईटी सेल वाले उठा लेते हैं और पप्पू पप्पू कहते हैं, उन्हें ये कहते हैं। नीलांशु जी, मैं उनके बयान को तस्दीक भी नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी है, अपनी बात बोलने का अधिकार है, कोई भी बोलने का, अनटिल और अनलेस कि वो लीगली इलीगल नहीं। आप तस्दीक नहीं कर रहे हैं, आप तस्दीक नहीं कर रहे हैं, आप तस्दीक नहीं कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। नहीं, मैंने क्या कहा, डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी में हर कोई अपनी बात, मैंने उसका एक एस्पेक्ट भी आपको नीलांशु जी बताया कि बहुत सारे धर्म गुरु जो होते हैं, आप देखेंगे कि उनकी लाशों को जलाया नहीं जाता है, बल्कि उनकी लाशों को गंगा में दे दिया जाता है। तो बड़े बड़े पीर महात्मा होते हैं, तो वो भी एक अप्रोच है। एक मिनट मुझे बोले, लेट मी कंक्लूड। और दूसरी बात मैंने जो कहा कि उनकी बयान अपनी जगह पर, वो क्या बोले, लेकिन मैंने दूसरी बात कहा कि बहुत सारे साधु महात्मा पीर फकीरों ने भी ये कहा है कि किसी की हत्या नहीं कीजिए। इवन कि अगर आपके शरीर में भी कोई कीड़ा है और आप दवा खा रहे हैं, सुई ले रहे हैं और वो मर जाता है, तो वो भी है। तो कहने का मतलब है कि मुझे इन बातों में अभी नहीं पढ़ करके, देखिए कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं, केवल वो देश की छवि को खराब कर रही है। कांग्रेस के पास तो यही है। वो कोई अब कांग्रेस के पास क्या, अभी कांग्रेस के पास क्या, आसिफ नसीवारी जी के पास मैं पहुंच रहा हूं। आसिफ जी, वो कोई पॉजिटिव बात करें तो मुझे लगेगा कि अच्छी बात है। इस महामारी में आप हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए। आसिफ नाथ जी, मेरी आवाज मिल रही है ना? हाँ जी, बिल्कुल जी हाँ। अब ये बताइए, एक तो मैंने अभी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का वो बयान दिया, उस पर आपका क्या कहना, और दूसरा वो कह रहे हैं, अजफर साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो कोई काम ही नहीं है, पॉजिटिविटी तो उनमें है नहीं, निगेटिविटी है, गलत प्रचार करते हैं। आपका क्या कहना? देखिए, कल आईएमए के प्रेसिडेंट ने कहा है जी कि देश बहुत ही सीरियस कंडीशन से गुजर रहा है और इसमें बेहुदा बातें नहीं होनी चाहिए। जी, बेहुदा बातें उन्होंने किसको कही, पूरा देश जान रहा है, टीवी पर वो पूरा बयान आया था। जी, एक नेता ने कहा था कि साध्वी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, तो मैं तो रोज गौमूत्र पीती हूँ, इसलिए कोरोना मुझे नहीं हो सकता। आईएमए चीफ नाराज हो गए। हो सकता है आईएमए चीफ को बाद में डांट पड़ी हो, लेकिन अब ठीक है, आईएमए चीफ मूर्ख हैं और भाजपा के नेता बड़े विद्वान हैं जिनकी डिग्रियां फर्जी हैं। इन्होंने कहा कि पॉजिटिव बातें होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लाखों शवों को कुत्ते और चील नोच रहे हैं, भाजपा उसमें से पॉजिटिविटी निकाल सकती है साहब, ये भाजपा की खासियत है। चील और कुत्तों का पेट तो भर रहा है, भाजपा इसे ही पॉजिटिव मान लेगी। लाखों लोग एक एक सांस के लिए सड़कों पर तड़प के मर गए, भाजपा इसमें भी पॉजिटिविटी खोज सकती है। भाजपा कह देगी कि चलो ऑक्सीजन तो बचा, वरना वो ऑक्सीजन खर्च हो जाता। तो भाजपा की तरफ पॉजिटिविटी निकालने हमें नहीं आता है। ये इस तरह लाशों पर पॉजिटिव होना भाजपा को पता है। भूख से हो रही मौतों पर पॉजिटिव भाजपा हो सकती है। एक एक सांस के लिए तड़प के मर रहे लोगों के लिए पॉजिटिव भाजपा हो सकती है। इंसानी लाशों को सियार, कुत्ते, चील, पता नहीं कौन कौन से जीव नोच के खा रहे हैं, इस पर भाजपा पॉजिटिव हो सकती है। सामान्य विवेक वाला आदमी, जिसके पास इंसान की बुद्धि है, इंसान का हृदय है, वो तो कम से कम पॉजिटिव इस पर नहीं हो सकता। संवेदनशीलता इतनी तो होती ही है जीवों में। तो वो अब इनके पास क्या है? कल रो रहे थे, आपने देखा होगा, रुदन काल इस देश में आता रहता है हर कुछ दिनों पर। जैसे ही देश में कोई गंभीर मुद्दा होता है, एक रुदन काल आता है। अगर आपकी अनुमति हो तो इस रुदन काल पर एक छोटी सी रचना है, मैं सुना देता, थोड़ी पॉजिटिविटी और मिल जाती अफसर शमसी साहब को। नीलांशु जी, जी आप बोलिए, मैं अफसर साहब के पास भी आऊंगा, आप बोलिए। जी, गिद्धों के अट्टहासों पर, उतराती लाशों पर, शवों को ढो रही गंगा की धार पर, एक घड़ियाल रो रहा है गंगा के कछार पर। अघाते सियारों पर, मुस्कुराते बिलारों पर, कुत्तों की डकार पर, चीलों की चटकार पर, एक घड़ियाल रो रहा है गंगा के कछार पर। बोटी बोटी नोच कर
चीथड़े भकोस कर, खाकर, अघाकर, थोड़ा मुस्कुराकर हाजमा ठीक कर रहा है। धूसर विस्तार पर एक घड़ियाल रो रहा है गंगा के कछार पर। अफसर शमसी साहब सेहतमंद रहें, लंबी उम्र पाए, मैं दुआ करता हूं। लेकिन नीलांशु जी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है इनके साथ कौन सी घटना हुई थी। अपने ही कॉलेज में उतरे और इन्हें गोली मार दी गई। पार्टी का ऐसा दबाव है, दिल गवाही नहीं देगा, दिल गवाही नहीं देगा, लेकिन पार्टी का इन पर ऐसा दबाव है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाइए तो ये कहेंगे कि ना ना, बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, वो तो कानून के रखवालों ने देश की रक्षा पर मेरे सीने में गोलियां उतार दी थी। आशीष जी, मैं भी उस पर नहीं जा रहा हूँ। हाँ, मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं तुरंत। असफर साहब, मेरी आवाज मिल रही है? जी बोलिए। जी, असफर साहब, अभी जो कहा आशीष साहब ने, जो कहा आशीष नाथ तिवारी जी ने, कि पॉजिटिविटी ये ढूंढते हैं लाशों में, शवों में, गंगा में बह रही लाशों में, सांसें जो उखड़ रही हैं वहां पॉजिटिविटी ढूंढते हैं इसमें जो है। तो क्या आपका क्या कहना है इस पे? मुझे लगता है कि ये मेरी बातों को ठीक से सुन नहीं पा। पॉजिटिविटी जो हमने कहा, इस महामारी के कंटेस्ट में कहा कि जो महामारी पूरी दुनिया की है, पूरे देश की है और बिहार की है, तो इस महामारी में सबको मिलकर, जब नेचुरल कैलामिटी होती है, बाढ़ होता है, सुखाड़ होता है, भूकंप आ जाता है, तो ऐसी स्थितियों में राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि मिल करके काम करना चाहिए। मेरा मकसद पॉजिटिविटी से ये था। नहीं, ठीक है असफर साहब, मिल के काम करना चाहिए। नीलांशु जी, मुझे बोलने दीजिए। आप तो शेर व शायरी सुना दिया, 1 मिनट हमको भी तो सुन लीजिए कि मैं क्या बोल रहा था। मैंने कोरोना पे ही बोला ये जी, और जी। उसमें अगर मुझे पास कोई एजेंडा है, मेरे पास अगर कुछ बताने के लिए अच्छी बातें हैं, तो वो बताना चाहिए। ये देखना चाहिए कि इस देश के अंदर जो ये शुरू हुआ कोरोना, और अभी बेटर पोजीशन में लोग बच रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो 90% लोग बेहतर हो रहे हैं, और शुरू में क्या हालत थी। तो सरकार काम कर रही है, दिख रहा है। अभी आपको 2 करोड़ यानी कि 9 करोड़ समथिंग लोग वैक्सीनेशन कर चुके, ठीक है। अब और कैसे हो, इस पे हमें बात करनी है। ये भी समझना चाहिए, हंगामा मचा रहे हैं, वैक्सीनेशन नहीं हुआ, खत्म हो गया। तो वैक्सीनेशन जो है वो कंपनी को दिया गया है, सीरम कंपनी, और वो पूरे स्टेट उसको दे रहा है ऑर्डर। और सीरम कंपनी कोई सरकार नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और वहां पर दाम भी अलग अलग हो रहे हैं। जिसकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है, वो अपने हिसाब से वो सीरम ले रहा है। उस पर कहना कि कहीं ज्यादा दाम मिल रहा है, कहीं कम दाम मिल रहा है, ये भी समझने की जरूरत है। मेरे कहने का मतलब ये था पॉजिटिविटी से कि ये सारी चीजें बेहतर हो रही हैं, और बेहतर कैसे हो, इसमें विपक्ष को एक अच्छी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने क्या कहा, सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, चलिए खुदा करे सारी चीजें अच्छी हो जाए। आपने अभी का जो मंजर है उसको आप बताया, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी का तो मंजर आपने बयां किया कि अभी बेहतर हो रहा है, लेकिन जब स्थितियां बिगड़ी थी, स्थितियां जब बेकाबू हो गई, जब लोग मरना शुरू हो गए थे, इसकी भी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी ना। जब आप तालियां लेंगे तो आपको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। आप तो विजय गान, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो जनवरी में विजय गान सुना रहे थे लोगों को कि हमने इस पे विजय पाली है। हर्षवर्धन जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, वे भी कहे कि हमने इस पे विजय पाली है। लेकिन और उसके बाद आप देख लीजिए किस तरह से जो है बंगाल में रैलियां होती रही। कल प्रधानमंत्री जी बहुत भावुक हो गए थे, रो रहे थे। चलिए ठीक है, वो रो रहे थे, लेकिन मुझे याद है जब बंगाल में रैलियां हो रही थी, वे कहते थे कि दूर दूर तक मुझे जनसैलाब दिखाई पड़ रहा है। आप वहां क्यों नहीं कह रहे थे कि आप मास्क लगा के नहीं आ रहे हैं, ये कोरोना के स्प्रेड करने का है, जो आप वहां प्रोटोकॉल को नहीं मेंटेन कर रहे थे, कोरोना प्रोटोकॉल को। आपको बड़ी खुशी हो रही थी, आपने कुंभ को इजाजत दे दी करने के लिए। गलतियां आपने की, और गलतियां करने के बाद ये बेकाबू हुआ आपके हाथ से, और लोग जो है लगातार जो है मरना शुरू हुए, चिताएं लगातार जल रही हैं। ये मंजर बहुत भयानक मंजर था जो है। अभी कुछ सुधार हुआ है, चलिए बहुत अच्छी बात है, सुधार हो जाए। मनीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मेरा सवाल है आशीष जी से कि आशीष जी, ये जो लाशें बह रही है, लाशें गंगा में बह रही है, या मौत का डाटा जो छिपाया जा रहा है, इसके पीछे बहुरूपिया कौन बहुरूपिया है? इसके पीछे जो मौत का डाटा छिपा रहा है और लाशें जो गंगा में बह रही, वो कहाँ से आ रही?
रुपया थोड़ा बताइए, इसके पीछे कुछ राज खोलिए। देखिए, बहुत साफ सवाल है। बिहार सरकार ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ लाशें नहीं बह रही है, यूपी की लाशें हैं। आपको याद होगा, जो धर्मपरायण लोग हैं वो जानते होंगे, सीता का अपहरण करने गेरुआ वस्त्र पहन के एक सन्यासी रूपी राक्षस आया था। वही बहुरूपिया होता है। भगवा पहन के नाम के आगे योगी, सन्यासी, संत लिख लेने से कोई सन्यासी नहीं होता। वो रावण भी तो हो सकता है, बहुरूपिया वही होता है। लाशें वहीं बह रही, पटना में भी 1-2 लाशें देखी गई। तो बहुत साफ जवाब आपको मिल गया होगा। मैंने बहुत क्लियर कह दिया कि बहुरूपिया कौन है। बहुरूपिया वही है जो इस प्रांत में किसी और भेष में दिखता है, उस प्रांत में किसी और भेष में दिखता है, उस प्रांत में किसी और भेष में दिखता है। कोरोना फैलाते वक्त वो अट्टहास करके कहता है कि दूर दूर तक मुझे जनसैलाब दिखाई दे रहा है, और जब कोरोना पर घिर जाता है तो अचानक आके रोना शुरू कर देता है। वही बहुरूपिया है मनीष जी। लेकिन विपक्ष जो होती है वो जनता की आवाज होती है असीत जी। विपक्ष तो मुझे कहीं दिखता नहीं है, उसका देहावसान हो गया है क्या? नहीं, अच्छा सवाल है। आपको विपक्ष नहीं दिखता तब तो वो कह रहे हैं कि निगेटिविटी फैला रहा है। जब दिखता नहीं है तब तो सरकार से पूछे गए उसके निकम्मेपन का हर सवाल है कि विपक्ष निगेटिविटी फैला रहा है। आप मुझे बताइए मनीष, अस्पतालों में डॉक्टर बहाल करना विपक्ष का काम है कि सरकार का काम है? हम क्या डॉक्टर बहाल कर दें? बिहार का ही उदाहरण आप ले लीजिए। बिहार में 62% डॉक्टरों के पद खाली हैं, सृजित पदों के 62%। जरूरत तो बहुत ज्यादा है, क्या हम बहाल कर दें? नीतीश कुमार ने 16 वर्षों में 534 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले लगाए हैं। पूरा आंकड़ा है मेरे पास, 534 इन 16 वर्षों में। क्या हम जाके उसे खोल दें और वहां डॉक्टर अपॉइंट कर दें? इसके अलावा 401 रेफरल हॉस्पिटल जो कांग्रेस के शासनकाल में चलते थे, रेफरल हॉस्पिटल में 30 से 50 के बीच बिस्तरों की संख्या होती है, तो 701 रेफरल हॉस्पिटल पिछले 16 वर्षों में बंद है। क्या विपक्ष उसमें जाके ताला खोल देगा और डॉक्टर बहाल कर लेगा? क्या ये संभव है? ऐसा होगा तो क्या अराजक स्थिति नहीं होगी? सरकार का काम है ना, विपक्ष का काम है सरकार को बार बार उसके इस निकम्मेपन के लिए उसको कोसना। हम सालों से ये बातें कह रहे हैं। नीतीश को डॉक्टर बहाल करने से किसने रोका है भाई? अभी मंगल पांडे कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्टर आ ही नहीं रहे हैं। किसको मूर्ख बना रहे हो यार? अल्पकालिक नियोजन आप कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अल्प 3 महीने के लिए आप रखिएगा, 4 महीने के लिए रखिएगा, उसके बाद तो उसको रोड पर भेज दीजिएगा। क्यों आपके नियोजन में कोई डॉक्टर आए शामिल होने? अगर उसने एमबीबीएस किया तो एमडी एमएस की तैयारी कर रहा है, ये 3 महीने उसकी तैयारी छूट जाएगी। और अगर वो एमएस एमडी है तो ऑलरेडी कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस या किसी बड़े हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, तो 3 महीने के लिए 2 महीने के लिए आपके यहाँ क्यों आएगा? क्यों अल्पकालीन नियोजन आप कर रहे हैं भाई? आपके यहाँ तो तमाम पद खाली है, नियुक्ति दीजिए ना उस डॉक्टर को। तो अपनी नाकामी, अपनी वो क्या कहते हैं, घटिया हरकतें जनता को नहीं बताओगे। कह रहे हो डॉक्टर ही नहीं आ रहे, नहीं आएंगे मंगल पांडे के पास डॉक्टर, क्योंकि मंगल पांडे घटिया सोच के साथ डॉक्टरों को बुला ही रहे हैं। अच्छी सोच के साथ नीतीश कुमार और मंगल पांडे ने बुलाया होता, अस्थायी नियोजन देते जैसे शिक्षकों को दिया है, तो डॉक्टर आते। अल्पकालीन नियोजन मतलब जब तक कोरोना का असर है रखेंगे, उसके बाद कहेंगे तुम जाओ। डॉक्टर है भाई, इतना सम्मान तो एक पढ़े लिखे आदमी का करना ही चाहिए। लेकिन सवाल है कि जहां पूरी मूर्खों की मंडली बैठी हो तो किसी पढ़े लिखे का सम्मान क्या करेगी? जाहिलों से आप कैसे उम्मीद करेंगे कि उन पढ़े लिखे लोगों का सम्मान करे मनीष जी? खैर, हम अभी जो है आशीष जी, अभी वो जहालत पे जो ना जाके, असफर साहब मेरी आवाज मिल रही है ना? हाँ जी मिल रही है। हाँ असफर साहब, अब मैंने कहा था मुख्तलिफ बयान की मैंने चर्चा की थी। एक तो मैंने त्रिवेंद्र सिंह रावत की बयान की चर्चा की, एक बयान अभी तीरथ सिंह रावत ने जब आपका महाकुंभ जब चल रहा था वहां, अभी कांग्रेस के साथी ने जो कहा है, मुझे उस पर आधा मिनट जरा बोलने दे तो बड़ी अनायत होगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारा ये कहना है जी कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। सूरत बदलनी क्या कोशिश है आपकी? जी, दूसरी बात आप बोलेंगे, आपका वक्त आएगा तो जरूर बोलेंगे। उसी पर मैं बता दीजिए ना आपकी क्या कोशिश है सूरत बदलने की? ऐसा कीजिए कि नहीं एक सेकंड आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। बस सवाल पूछा, बोल नहीं रहा हूं। सवाल आपसे पूछा कि आपकी क्या कोशिश है? असफर साहब को बोलना उनका कहना है कि क्या कोशिश है आपकी? नहीं, असफर साहब को बोलने दीजिए। असफर साहब कंप्लीट मैं ये कह रहा हूँ
कि जब आप बोल रहे थे तो मैं बिल्कुल आपकी बातों को सुन रहा। नहीं, आपको मेरी फ्लोर भी दिया गया, आपसे बोलिए। है कि हम जो बोले तो उसके बाद आपको जो बोलना, आपने डॉक्टर्स हाँ। की बात की, तो पहले ये जानिए कि कोई भी अपॉइंटमेंट परमानेंट नहीं होता किसी भी जगह। कोई भी अपॉइंटमेंट जो है जैसे स्टार्ट होगा अपॉइंटमेंट नहीं होता है, उसके प्रोसीजियोर होते हैं, हमारा फर्नेलिया होता है कि पहले वो टेम्पोररी होते हैं, बाद में उसको किया जाता है या सरकार देखती है। आपने कहा डॉक्टर नहीं है, लगता है कि आप ध्यान नहीं है कि अभी ही लगभग 2000 के करीब डॉक्टर्स के लिए हुआ है कि जो पीजी में है डॉक्टर्स या ये सारे लोग डॉक्टर से रिलेटेड लोग जो हैं वो उनकी अपॉइंटमेंट्स हो रही है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं कहाँ कर रही है नहीं हो रही है ना, आपके स्वास्थ्य मंत्री तो कह रहे हैं कि डॉक्टर आ ही नहीं रहे हैं। भाई क्यों बेचैन आत्मा की तरह बोल रहे हैं? नहीं, तो या तो आप झूठ बोल रहे हैं, आपका स्वास्थ्य मंत्री झूठ आप बोल रहे हैं, नोट कर लीजिए, अगर मैं गलत भी जी। बोल रहा हूँ ना, आपको सारे लगता है अखबारों में आप स्वास्थ्य मंत्री नहीं का तो आप भी बयान बोलिए। है कि अच्छा, मैं डॉक्टर नहीं ऐसा आ रहे हैं, आप कह रहे हैं डॉक्टर अच्छा, बाहर आ रहे अस्पताल हैं। साहब, मैं इस तरह के डिबेट में नहीं बोल सकता, मैं नेशनल डिबेट में भी बैठता हूँ। आपको जो अच्छा, बोलना बहुत है बहुत वो आप बहुत बोलेंगे, बड़ी बात मेरी साहब, बात को हमें तो बोलने गली में भी दीजिए। कोई और नहीं अगर आप पूछता, लेकिन डिस्टर्ब हमारे करेंगे सवाल अच्छा, का तो जवाब मैं आशीष आपकी साहब, बातों आशीष साहब, हाँ आशीष साहब, असफर साहब, आप आपने बात रख ली अपनी, असफर हाँ, साहब। तो मैं वही कहा कि डॉक्टर्स के जी। बारे में भी मैंने बताया, इनकी दो बातों को मैंने जवाब दिया। इन्होंने कहा अच्छा, टेम्पोररी, तो अच्छा, कोई भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ये जरा उठा के देख लीजिए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, डायरेक्ट परमानेंट नहीं होता, अच्छा, पहले एक बात, टेम्पोररी होता है उसके बाद। नंबर 2, जो इन्होंने जी, कहा डॉक्टर्स नहीं है, इनको भी मैंने जी, बताया कि जरा सा जी, नजरसानी कर लें कि अभी 2000 डॉक्टर्स, खास करके पीजी के जो हैं लोग, उनको भी अपॉइंट करने की बात की जा रही है, कराया जाए। केवल मैंने कहा था कि हमको निगेटिव बोलना है इसलिए हम निगेटिव बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, आप अच्छी बातें बताइए, एडवाइस कीजिए, जो लगता है आपको कि इस महामारी से निकलना है, हमें भी निकलना है, आपको भी निकलना है, सबको निकलना है। महामारी सबके लिए है, ये किसी खास कांग्रेस के लिए नहीं है, भाजपा के लिए है, हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है। और मुझे लगता है उसी दृष्टिकोण से हम लोगों को बात करनी चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, इस वबा से, क्या इस वबा से सरकार मौत का डाटा नहीं छिपा रही? हाँ, मैं वही पे आ रहा हूँ मनीष जी, असफर नहीं, साहब। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये लगता होगा आपको कि मौत का डाटा छिपा रही है, कैसे आप कैसे? नहीं, ये तो सवाल ये इंटरनेशनल पैदा मीडिया होता में है। आया है, मैं नहीं बताता नहीं हूँ। नहीं इंटरनेशनल मीडिया में आया है कि 5 सुनिए गुना ना, ज्यादा है, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। नहीं ये तो ये आपकी समझ है। जी, आप अभी आज कोरोना है, क्या कोरोना के जी, पहले डेथ नहीं होते थे? अच्छा, कोरोना एक के चीज पहले भी बताइए, होते थे। अच्छा, एक एक सेकंड चीज एक आप, सेकंड एक सेकंड, रोड में एक्सीडेंट्स गाड़ियों की नहीं होती थी, लोग नहीं मरते थे, वाह मरते वाह, थे। हाँ ठीक है, तो वो तो आप अलग बात है। सारी मृत्यु तो चीजों को शाश्वत है। बोलिएगा, सारी चीजों को मिला के कह दीजिएगा कि ये डेथ जो है कोरोना की वजह से है और नहीं, सरकार आप डाटा एक छिपा रही है, एक ऐसी बात एक नहीं एक है। चीज एक चीज बताइए, एक चीज मुझे बताइए असफर साहब, मुझे आपने सारी बातें कह दी, ठीक है, मैंने आपके बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन आपके पास 8 से 9 महीने का वक्त था तैयारी करने के लिए। 53 एमपीज ने रिपोर्ट दी थी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रिपोर्ट दी थी कि अभी आपको तैयारी करनी है, ऑक्सीजन की तैयारी करनी है, ऑक्सीजन की कमियां होंगी आपको, आप जो है दवाइयों की तैयारी कर लें, हॉस्पिटल में बेड की तैयारी कर लें, लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया। और ये इंटरनेशनल, सारे इंटरनेशनल मीडिया के और यहाँ की मीडिया की भी ये रिपोर्ट है कि आपका ध्यान था, आपकी नजर थी चुनाव प्रबंधन पे, आप चाह रहे थे चुनाव बहुत बढ़िया से निकल जाए, आपका कोरोना पे कहीं पे वो ध्यान नहीं था, आपका चुनाव प्रबंधन पे ध्यान था। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई और आपकी गड़बड़ियों की वजह से जो है, उसकी वजह से जो है इतनी ज्यादा मौतें हुई, इसकी जिम्मेदारी तो आप लेंगे ना असफर साहब? देखिए, मैं टोटल आपकी बात से डिफर कर, जी, इलेक्शन एक प्रोसीज्योर है, जी, इलेक्शन कमीशन कराती है। जी, इसमें आप कहेंगे कि वहां रैलियां हो रही थी, फला हो रही थी, बहुत लोग आ गए, तो ये इलेक्शन कमीशन का काम था देखना, अगर लोग आ गए और उनको मास्क नहीं है। वो तो कहा, वो जब तो मैड्रास इलेक्शन हाईकोर्ट ने शुरू हो कहा जाता दिया, है, वो तो नहीं मैड्रास नहीं, हाईकोर्ट ने कहा। जब इलेक्शन शुरू हो जाता है तो वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में बातें होती है। दूसरी बात आप क्या बोल रहे थे? मैंने ये कहा कि आपके पास तैयारियों के लिए काफी वक्त था, हाँ 8 से ठीक है 9 ठीक है महीने का ठीक है, वक्त था, लेकिन ठीक आपने ठीक ठीक, नहीं किया। मैं आ जी, रहा हूँ। जी, देखिए, जी, हिंदुस्तान में हम्म, की जो आबादी है वो जी, अमेरिका और ब्रिटेन की आबादी से कई गुना ज्यादा, ठीक है। ठीक है, हमारे यहाँ कांग्रेस ने इसको नाश कर दिया। इस 40-45 साल जो इस मुल्क के अंदर हुकूमत रही,
उसने कंप्लीट जो है उसको लॉकडाउन कर दिया था। दूसरे शब्दों में हम ये यानी कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर की सरकार ने अभी ये कह रहे हैं कि इतने अस्पताल थे। अरे भैया वो वही चरवाहा विद्यालय के थे, इनके अस्पताल हो। चरवाहा विद्यालय जिस तरह बिहार में खुला नहीं तो असफर साहब तो आप वही बात कह रहे हैं, आप तो वही बात कह रहे हैं असफर साहब की, जो मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, खुद इनके तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर हम 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया लाभार्थी तक पहुंचता है। ये मैं नहीं बोल रहा, नहीं पहुंच रहा। तो आपके प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर मैं 100 रुपया भेजता हूं तो नहीं, तो आप ही के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा था, मेरे एक मिनट सर, फिर हमको इस तरह जी इसको सुनिए, इन्होंने जो कहा मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि इनके तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 100 रुपए में 15 रुपया लाभार्थी को पहुंचता है। हाँ, राजीव गांधी ने कहा था, राजीव गांधी ने कहा नहीं, ठीक है, आज तो सबके खाते में जा रहा है लाभार्थी के, ये क्यों नहीं नजर आ रहा है? आज सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। नहीं देखिए, अगर आप उस पर जाइए तो अगर आप उस पर जाएं तो उसमें उज्ज्वला स्कीम फला सब में स्कैम है, उसमें भी स्कैम है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आपके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अगर मैं कहूं कि पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया तो ये बिल्कुल निहायत ही गलत होगा, अनैतिक होगा। वाजपेयी जी का स्टेटमेंट था पार्लियामेंट में। लेकिन आज तो लगता है ये माहौल बनाया जा रहा है कि पिछली सरकारों ने कोई काम ही नहीं किया, और आपके सारे IIT, सारे IIM, सारे आपको जो है वेल सेल सबका सब तो वही कौन दिया किसने? देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत बड़े प्रधानमंत्री थे, और वो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को देखते। ये बात सही है। मान लीजिए आपने एक किया तो हमने 25 किया, ठीक है, आपने एक किया, मैंने कहा अटल जी ने कहा उनकी पॉजिटिविटी थी। आपने एक किया, अगर IIM खोला या आपने एक मेडिकल कॉलेज खोला तो हमने 20 खोला, तो नेचुरल है कि हमको ये बोलने का अधिकार है कि हमने मतलब कि कम दिनों के अंदर में आपने 45 साल में ये किया, हमने 5 साल 6 साल 7 साल में, अगर हमारा स्ट्राइकिंग रेट सभी क्षेत्रों, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, जिस क्षेत्र में भी हो, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बेटर रहा है। और जितनी संस्थानें खोली गई थी, खैर उस पर तो खैर मैं नहीं अभी आ रहा हूं, 5 के नाम पूछ लीजिए इनसे, 5 के नाम। उस पे अलग बहस की बात है, क्योंकि जितनी संस्थानें जो खोली गई, 5 इन्होंने जो खोले हो नाम बता दें। हाँ, वो अभी तो नहीं खोला गया था। खैर हाँ, ये आसिफ जी मैं मुख्तलिफ बयानों की बात कर रहा था। मैं 2 बयानों पर, क्योंकि वक्त भी कम है, 2 बयानों को मैं चर्चा करूंगा। मैं आपके पास अभी आ रहा हूं, फिर असफर साहब के पास आऊंगा। एक बयान में याद दिला दे रहा हूं, अभी जो टीके भेजे गए 6,500 करोड़ जो भेजे गए बाहर, जिसको लेकर भी जो हुआ कि हमारे बच्चों के टीके कहाँ भेजे गए, पोस्टर लगाए गए, उनको जेल भी भेजा गया। अश्विनी चौबे जी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ हैं, उन्होंने एक बयान दिया, और मुझे लगता है कि बड़ा ही हास्यास्पद बयान था। उन्होंने एक बयान दिया कि वहां टीके इसलिए वहां भेजे गए इतने कि वहां विदेशों में कोरोना के चेन को तोड़ा जाए, ताकि जब विदेश लोग यहाँ आवे तो यहाँ इन्फेक्टेड न करें। अजीब बात है, आप यहाँ कोरोना के चेन को नहीं तोड़ेंगे, वहां कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। दूसरी बात, तीरथ सिंह रावत जी ने कहा, दूसरा बयान में बता दे रहा हूं, जब कुंभ हुआ तो उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगा लेने से जो है कोरोना खत्म हो जाता है। अजीब बात है, तो सारे देश को आप डुबकी लगवा दीजिए। इन 2 बयानों पे मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं, फिर असफर साहब करूंगा, उसके बाद मैं खत्म करूं क्योंकि वक्त कम हो रहा है। देखिए नीलांशु जी, आप ये जानते हैं और पूरा देश जानता है कि अखाड़ों के कई संत जिन्होंने गंगा में शाही स्नान किया, उस कुंभ के दौरान उनकी मौत कोरोना से हुई। अश्विनी चौबे जी को मैं इस लायक नहीं मानता कि उनके किसी बयान पर मैं कोई टीका टिप्पणी करूं। उनके मूर्खतापूर्ण बयान मैं कई सालों से सुनता आ रहा हूं, इसलिए वो टीका टिप्पणी के लायक मैं उनको नहीं मानता। वो मोदी जी के नवरत्न हो सकते हैं, मेरी निगाह में इस लायक भी नहीं कि टीका टिप्पणी के बयान पर की जाए। आप भी सुन ही रहे हैं, पिछले 10-12 सालों से बिहार में मंत्री थे, तब से लेकर अब तक उनके इस तरह के बयान आते ही रहते हैं, तो मूर्खों के बयान पर क्यों समय जाया करें। अब रह बात टीका विदेश भेजने की, 3 तरह से हमें काम करना है। पहला काम यह है कि जो भी टीके का हम निर्माण करेंगे, असफर शमसी साहब ये बात जानते होंगे, उसमें एक बहुत छोटा हिस्सा हमें उन देशों को देना है जो देश बेहद गरीब है, जो टीके का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो हिस्सा बहुत कम है, कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। एक और छोटा हिस्सा हमें यूएनओ को देना है। यूएनओ का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसके लिए जितने भी टीका निर्माता देश हैं, उनको एक हिस्सा यूएनओ को देना पड़ता है। बावजूद इसके एक बड़ा हिस्सा हमारे पास था, उस हिस्से को बेचा गया। ये आप देखिए, हमारे देश में लाशें गिर रही हैं, चील कौआ नोच रहे हैं, लेकिन जिसके खून में व्यापार है, खूनी व्यापारी उन टीकों को बेच गया।
और बेचने के बाद अब वो नौटंकी कर रहा है। अब ये करें टीके की कमी है, 2 कंपनियां भारत में बना रही हैं, भारत बायोटेक बना रहा है और एक आधार पूनावाला की कंपनी बना रही है। आधार पूनावाला की कंपनी का फॉर्मूला विदेशी है, वो हमारा नहीं है। भारत बायोटेक का फॉर्मूला भी हमारा है। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन बहुत बड़ी कंपनी है, हम सारे लोग जानते हैं जॉनसन एंड जॉनसन को। फाइजर और मॉडर्ना, दुनिया की 3 बड़ी कंपनियों ने भारत सरकार से 4 बार लिखित परमिशन मांगा कि हमें अनुमति दीजिए, हम वैक्सीन बना रहे हैं, पूरी दुनिया में हमारा वैक्सीन चल रहा है, तो आप भी हमसे लीजिए। नहीं दी गई परमिशन। क्यों भाई? क्योंकि अपने 2 खास पूंजीपतियों को देश से लुटवाना, देश उनके हाथों से लुटवाना था और उसमें अपना कमीशन खाना था। वरना जिस देश में लाखों लोग मर रहे हो, वहां वैक्सीनेशन के लिए तैयार है कोई कंपनी वैक्सीन के लिए, उसको परमिशन नहीं दी जाएगी। क्या एक सामान्य मनुष्य ऐसा फैसला ले सकता है? उसके घर में मौतें हो रही हो, पड़ोस के लोग दवाई लेके खड़े हो कि हमसे दवाई ले लो, वो नहीं लेगा। ये संभव है क्या? जी आपकी बात आदमी ऐसा करेगा? आपकी बात का मैं जवाब ले लेता हूं असफर साहब से, मैं क्योंकि वक्त कम है। असफर साहब। जी 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 इन्होंने जो कहा, मैं आपसे आपके पास आ रहा हूं, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। आप काइंडली बताएं, उसके बाद चूंकि वक्त भी कम है तो मैं खत्म करूं, आपसे मैं खत्म करना चाहता हूं। देखिए, विदेश की जो इन्होंने बात की वो इंटरनेशनल तय होता है, करार होता है। अचानक आपने एक बोर्ड लगा दिया, मोदी जी हमारी वैक्सीन विदेश क्यों भेज रहे हैं? अरे भाई, नहीं, 9 करोड़ जो वैक्सीन बेची उस पर हमने बोर्ड लगाया। आप बोलिए, आप ही बोलिए। क्या महाराज, आपको जानकारी नहीं, आपके पास तथ्य नहीं है। मैंने तीनों बात बताई, कितना गरीब देशों को देना है, कितना यूएनओ को देना है, तो मैं बता ही रहा। जो 9 करोड़ आप बेच के माल चबा गए उसके बारे में बताइए। हड्डियां नोच रहे हैं आज। आशीष जी, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूँ। आप बताइए यूएनओ को कितनी वैक्सीन देनी है भारत के, बताइए। पता चल जाएगा आपकी जानकारी कितनी है। गरीब मुल्कों को हमें कितनी वैक्सीन देनी है बता दीजिए। आप बता दीजिए, मैं आंकड़े दे देता हूँ। आशीष जी, असफर साहब अरे इनको पता ही नहीं है ना, पूछिए नहीं यूएनओ को कितना वैक्सीन देना है, जरा बता दें। मैं रिएक्शन ले रहा हूँ आशीष जी, मैं रिएक्शन ले रहा हूँ। साहब, आप सिर्फ इतना बता दीजिए यूएनओ, अरे आप चिल्लाइए मत, नाराज मत होइए। असफर भाई, मेरे बड़े भाई, इतना बताइए यूएनओ को कितना वैक्सीन देना है हमें प्रोग्राम के लिए। आशीष जी, आपने अपनी बात रख दी। आशीष जी, अरे यार चिल्लाओ ना मत असफर जी, आपसे डरने वाला नहीं हूँ। आपका सबसे बड़ा उत्पाद जो बहुरूपिया है उससे नहीं डरता हूँ। वो जो परिवार है गुजरात वाला, मैं उससे नहीं डरता हूँ, आपसे क्या डरूंगा? अच्छा असफर साहब, जानता हूँ आप दंडाई संगठन के लोग हैं, तो डरता मैं थोड़ी नहीं। आशीष जी थोड़ा आप मुझे बताइए, उनको अपना वक्तव्य देने दीजिए। वो तो मैं कह ही रहा हूँ, वो सिर्फ ये बता देना कि यूएनओ को कितना वैक्सीन हमें देना है। अब बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पता ही नहीं है, बोलिए। ही नहीं है, बहुत आप ही बताइए ना प्लीज। हाँ बोलिए असफर साहब, बोलिए असफर साहब प्लीज। इनको पहले कह दीजिए कि जब ये बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। बिल्कुल इनका बकवास नहीं सुनने के लिए हम बैठे हैं। अच्छा ठीक है, जुबान पे लगाम दो असफर शमसी। मैंने कहा ना, मैं गुजराती परिवार से नहीं डरता हूँ, तुमसे क्या डरूंगा? आशीष जी, मैं गुजराती परिवार से नहीं डरता हूँ, तुमसे क्या डरूंगा? एजेंडा ढोने वालों से। आशीष जी प्लीज बताइए ना आप। हाँ असफर साहब बोलिए। मैं ये कह रहा था जी कि जो चीजें जाती हैं विदेश, वो इंटरनेशनल करार के तहत जी, और वो जाती है, हमारे देश में भी आती है। इसको केवल पैनिक करना कि यहाँ की दूसरी जगह क्यों जा रही है, अगर दूसरी जगह कोई महामारी हुई है तो ये हमारी जिम्मेदारी है, और ये इंटरनेशनल तरीका है। ये कोई ऐसा आज नहीं हुआ है, कांग्रेस के जमाने में भी हुआ। ये करार होता है, ये बोल देने से तो नहीं ना काम चलेगा, और चीख देने से, चिल्ला देने से। लॉजिक पे बात कीजिए, अगर लॉजिक है तो बात कीजिए। केवल चिल्लाने से नहीं होगा। हमारे कहने का मतलब है कि सरकार अपने स्तर से, ये एक ऐसी महामारी है, पूरी दुनिया की है, देश की है, बिहार की है, और उसमें जो है सबको मिल करके इस महामारी का सॉल्यूशन निकालना है। पहले जो हुआ था उससे बहुत बेहतर स्तर पर सरकार कर रही है। ये कह रहे थे 5 नाम बताइए, तो जरा इनको बता दीजिए कि मोतिहारी यूनिवर्सिटी कब खुली, पूर्णिया यूनिवर्सिटी कब खुली, मुंगेर यूनिवर्सिटी कब खुली, मौलाना मजहरुल। अरे पहले डाटा लेके बैठिए, कुछ भी बोल दिया,
कुछ भी बोल दिया, कब खुली, अरे जानकारी रखिए तब बोलिए। हमारे कहने का लब्बो लबाब ये है, हमारे कहने का लब्बो लबाब ये है कि ये महामारी है, ये राजनीति का वक्त नहीं है। इस महामारी से उबरने का सवाल है, सबको मिलकर के उबरने का सवाल है। जो विपक्ष के लोग हैं वो भी पॉजिटिव बात करें, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, और मुझे लगता है कि ये सब के लिए है, सबको मिल करके इस पर पॉजिटिविटी ढूंढना चाहिए, ना कि नकारात्मक के लिए बहुत वक्त है। हम लोग करेंगे बात, पहले इस महामारी को तो खत्म करें, फिर नकारात्मक जिनको करना है वो करेंगे। मुझे लगता है कि सरकार बेहतर तरीके से इस महामारी में कोशिश कर रही है, और उसी का नतीजा है कि जो डेथ केसेस हैं वो कम हुए हैं, आने वाले और दिनों में भी और ये बेहतर। असफर साहब, अब आपने अपनी बात रखी, करार की बात की। मैं चलते चलते एक बात मैं आपको कहूंगा, जो करार होते हैं उसमें यह होगा कि 80% हम अपने घर के लिए रखेंगे, 20% हम आपको देंगे। यहाँ इसका ठीक उलट हो गया। दिक्कत ये हो गई ना, यहाँ पे ये नहीं, आपने करार किया ठीक है, उलट ये हो गया कि आपने 80% आपने बाहर को भेजा, 20% आपने घर वाले के रख दिए, और नतीजा क्या हुआ कि बाद में आपके पास कमी हो गई, आपके पास इतनी कमी हो गई कि आप परेशान हो गए। अभी देखिए, वैक्सीनेशन आप जो कह रहे हैं कि वो मौत का आंकड़ा जो है वो कम हुआ, ठीक है, लेकिन वैक्सीनेशन बहुत जगह रुक गए हैं। 18+ जो है 18+ वाले का यहाँ रुक गया। महाराष्ट्र में मुझे बात हो रही थी, वहां 2 से 3 दिन में पुणे में रुका हुआ है। तो आपके पास वैक्सीनेशन की कमी हुई, आप इस बात को मानिए। आपने भेजा करार के तहत, लेकिन करार के तहत जो है आपको 80% घर वाले के लिए रखना चाहिए था, 20% बाहर भेजा, लेकिन आपने इसका उलट किया, आपने उलट कर दिया। बस मेरा ये कहना है कि इस बात को एक संजीदगी के साथ सरकार को करना चाहिए था, जो मुझे लगता है कि शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई। और अभी वक्त अब लगता है कि काफी हो चुका है, हम लोगों का जो बहस भी काफी अच्छी हुई है। लेकिन चलते चलते मैं चाहूंगा कि असित जी और असफर साहब, आप दोनों में जो थोड़ी सी जो है अभी जो हो गई, आप लोग मतलब बहुत दोस्ताना लेवल पे जो है अभी इस बात को खत्म कीजिए। और असफर साहब, बिल्कुल मेरी तरफ से बिल्कुल दोस्ताना है। इनके साथ जो घटना हुई थी, इनके साथ जो घटना हुई थी उसके बाद कई लोगों ने बात की होगी, लेकिन मैं लगातार वहां के प्रशासन और अस्पताल वालों के संपर्क में रहा, इनकी पार्टी के लोगों से इनका हालचाल लेता रहा। पटना के कई पत्रकार जानते हैं जिनसे मैं इनके बारे में पूछता रहा। लेकिन ये जिस तरह की जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ठीक है अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, आपकी पूरी पार्टी झूठ बोलती है तो आप कैसे सच बोल पाइएगा। मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ, लेकिन फैक्ट पे आइए ना। 2004 में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के लिए गया में जमीन अधिग्रहित हुई थी। 2004 में आपके मोदी जी कहाँ थे आपको भी पता है, तो फैक्ट तो मैं बता दूंगा ना। तो फैक्ट पे बात कीजिए ना, फैक्ट पे फिर आएंगे, फिर आएंगे हम उस पे बहस के लिए फिर आएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में भाग लेने के लिए जो है, और फिर हम अगले सप्ताह फिर हम आएंगे नए मुद्दे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असफर साहब, असित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबों का बहुत शुक्रिया।